चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो लेक्चर आपका है क्लास 12 की केमिस्ट्री का कंपार्टमेंटल परीक्षा, केमिस्ट्री के एग्जाम आपका जो कंपार्टमेंटल परीक्षा का कब है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट, ठीक है। आज डेट जारी हो चुका है। जो बच्चा को अभी पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, उनका डेट जारी हो चुका है बउआ। तो केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है आपका, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। केमिस्ट्री का एग्जाम अभी सबका वीडियो बना दिया हूँ। हाँ, 7 तारीख को एग्जाम है। 7 मई का एग्जाम होने वाला है, ये याद रहे। 7 मई, 7 मई का प्रथम पाली में 9 बजे से लेकर आपका 12:15 तक एग्जाम चलेगा बउआ। 9 से 12:15, 9:30 से ना, 9:30 से 1 बजे तक एग्जाम चलेगा आपका, याद रहे। 7 मई को केमिस्ट्री का एग्जाम है बउआ, उसी का तैयारी चल रहा है, कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 का। और जो बच्चा आपके भी घर में कोई है, कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अगर किसी कारण से फेल हो गया है कोई भी सब्जेक्ट में, जरूरत नहीं यही, यहाँ तक 2026 का भी एग्जाम देना है कोई बच्चे को और वो भी कोर्स लेना चाहता है, तो मेरा नंबर आपको पता ही होगा, 9117823062। अगर आपके भी घर में कोई बच्चा है जो अगला बार एग्जाम देने वाला है और चाहते हैं कि वो फेल ना हो और कंपार्टमेंटल एग्जाम देना ना पड़ जाए उसको, उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए सुनहरा मौका है। 399 का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है, उसको दिवा दीजिए। ऐसे नंबर यहाँ भी दिख रहा है। केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करवा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, याद है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो बच्चा अभी तक कोर्स पीडीएफ परचेज नहीं किया है, वो नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी लेने के प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है कि लेड स्टोरेज बैटरी या संचायक, आप इस संचायक बैटरी से आप क्या समझते हैं बउआ? याद रहे, लेड स्टोरेज बैटरी के यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, याद रखना। आपसे पूछेगा कि द्वितीयक सेल कौन है, तो बताइएगा लेड संचायक सेल, या उसी को इंग्लिश में लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कहिए या उसको कह सकते हैं लेड संचायक बैटरी कह सकते हैं, लेड संचायक सेल कह सकते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। इसमें जो होता है बेसिकली क्या है, इसको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। लेड संचायक सेल ऐसा सेल होता है जिसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग के दुआ से आप लोग जो जितना हमको कम्युनिटी सेवा है 1 महीना में, उसे मेरे को ये चांदी का सिकरी खरीदे, ठीक है। हाँ, भरोसा कीजिएगा, ये आप लोग का दुआर प्यार है, इसलिए इस पर प्यार बरसाए रहिएगा। ज्यादा महंगा नहीं है, 3-4 हजार का है, ठीक है। जो आप लोग दिए हैं दुलार प्यार, यही खरीदे हैं वो, बस औकात भरी खरीदेंगे यार। आप लोग जितना प्यार देते हैं उसी अनुसार से काम होता है कि नहीं। तो देखो, लेड लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक सेल क्या है? वैसे सेल होता है जिसमें बार बार उसको चार्ज कर सकते हैं, बार बार उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया में आप SO2O4 का उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसमें उपयोग करते हैं हम लोग किसका? हाँ, H2SO4 का उपयोग करते हैं। H2SO4 का उपयोग करते हैं। H2SO4 का प्रयोग करते हैं। H2SO4 जो रिडॉक्स अभिक्रिया में बार बार प्रयोग की जाती है और इसे पुनः चार्ज कर लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वैसे बैटरी इसे लंबे समय तक बार बार प्रयोग में लाया जा सके, जिन्हें पुनः आवेशित किया जा कर करके प्रयोग में लाया जा सके, संचायक सेल कहलाता है। मैंने बताया आपको, वैसे बैटरी जिसको बार बार आवेशित आवेशित मतलब चार्ज करना। देखो, हम लोग हिंदी नहीं इंग्लिश बोल देते हैं भाई, हम लोग इंग्लिश मैन हो गए। चार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज में लगा दो, लेकिन कोई नहीं कहेगा बहुतवा कि मोबाइल को आवेशित कर दो, कोई नहीं कहता है। सब क्या कहता है? नहीं नहीं, आवेशित करना मतलब चार्ज करना। हमको क्या करना है? आपको चार्ज करना। लेकिन कोई बेहुदा नहीं कहता है कि हमको आवेशित करना है, सब कहेगा चार्ज करना है। इंग्लिश बोलता है, याद रखना, उसका हिंदी होता है आवेशित करना। यानी कि वैसे सेल, वैसे बैटरी जिसको बार बार आवेशित किया जा सकता है, बार बार चार्ज करके उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। जिसकी रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार कराकर लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं, इसी को ना बोलते बउआ क्या? लेड संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। सिंपल है, अपना परिभाषा में लिखने के प्रयास करो, गर्दा उड़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा अभी तक कोर्स पीडीएफ नहीं लिए हैं, कोर्स लेने के लिए 150 रुपया लगेगा बउआ, जो कि एक केकेजी क्लासेस के ऐप पे मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ के साथ क्लास दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चा केवल पीडीएफ लेते हैं तो 99 लगेगा बउआ, 99 लगेगा। नंबर आपको दिख रहा है, 9117823062। कंटेक्ट जरूर करने के प्रयास कीजिएगा। कोई बच्चा का कोर्स लेना हो
चाहे क्लास लेना हो, चाहे पीडीएफ लेना हो, कंटेक्ट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका कोई दिक्कत हो। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण ताप को प्रभावित करे। देखिए उदासीनीकरण ताप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए, 1 मिनट रुक जाना। हेलो, कर दिए हैं आप? स्क्रीन शॉट भेजिए व्हाट्सएप पे। अरे भाई उनको कहिए कि हम अपना मोबाइल से फोटो खींच लेते हैं, आप फोटो खींच लीजिए उनका मोबाइल का। अरे भाई, ठीक है, उनका नाम लिख कर मैसेज कीजिए मेरे पास। ठीक है, आप लिख के मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है। देखो कोई कोई ना घमंडिया आदमी होता है, जैसे कि कोई बच्चा है, ये हमारे पास नोट्स लेने के लिए पैसा पेमेंट किया अभी जस्ट, ठीक है। तो जहां से दुकानदार से करवाया, क्योंकि आपको भी पता है कि आप खुद नहीं चलाते हो, तो आप किसी भी बच्चे से एक और चीज बता दें कि जो बच्चे के पास फोन पे, गूगल पे, चाहे कुछ नहीं होता है, तो कोर्स लेना है भाई, पढ़ना तो है, पढ़ने के लिए क्या करेगा भाई, दूसरे से ही पेमेंट करवाएगा। और हमारे यहाँ तो हाथी गोरा पेमेंट होता नहीं है, 200 रुपया, 150 रुपया, 300 रुपया ऐसे होता है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का 150 रुपया दाम है। क्लास लीजिएगा उसमें पीडीएफ नोट्स के प्लस क्लास 150 रुपया, और केवल नोट्स लीजिएगा तो 99 रुपया। तो कोई कोई इतना बेहुदा होता है, ठीक है। इसी को बच्चा भी पेमेंट किया है, हाँ 200 रुपया किया है 2 सब्जेक्ट का पीडीएफ के लिए। तो उसको ना मतलब स्क्रीन शॉट जो होता है, जैसे कहता है कि भाई, हम कहते हैं भाई स्क्रीन शॉट भेज देना, पता चलेगा इसे कौन भेजा है। तो वो दुकानदार बोला कि हम 200 का पेमेंट नहीं देंगे, उसके नजर में 200 कुछ नहीं है, लेकिन आपके नजर में, मेरे नजर में 200 बहुत है भाई। हम 200 150 में क्या आपको पूरा एक साल हम पढ़ा देते हैं, है कि नहीं। हमारे यहाँ 399 में पूरा एक साल पढ़ाई हो जाता है, आपको 150 में पूरा एक महीना पूरा एकदम बेहतरीन से खगाल के पढ़ा देंगे। लेकिन उसके लिए 200 रुपया महत्व ही नहीं है बड़े वाले दुकानदार के पास। तो निश्चिंत रहना, आप किसी के नंबर से कहीं से भी करवा देना। और अगर आप स्क्रीन शॉट नहीं देता है बंदा, कोई बात नहीं, बस उससे नाम पूछ लेना, नाम तो बता ही देगा, ठीक है। नाम बताकर कॉल या मैसेज करके बता देना, सर इस नाम से आपके पास पेमेंट भेज दिए, आपके व्हाट्सएप पर हम नोट्स भेज देंगे, या आपका कोर्स यहाँ से ओपन कर देंगे। अब किसी से करा सकते हो, निश्चिंत रहना, भरोसा है तभी करना। यार देखो, हम आपके सामने, मेरा नंबर दिख रहा है ना, नंबर तो भूत यहाँ पे नहीं डाल रहा होगा मेरे अलावा। तो नंबर 9117, हाँ इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, यही मेरा नंबर है, याद है मेरा नंबर है 9117 82। डायरेक्ट बात हो जाएगी, निश्चिंत रहना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण ताप को प्रभावित करे। देखिए स्थिर तापक्रम एवं आयतन पर 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल या क्षार को पूर्णतः उदासीन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो जितना ताप यहाँ पे उत्सर्जित करता है उसे हम उदासीनीकरण ताप कहते हैं। देखो यह डिफिनेशन क्या लिखा हो इस पर मत सोचो, अब सीधा समझो। 1 ग्राम अम्ल को उदासीन बनाने के लिए जितनी क्षार की आवश्यकता पड़ता है, और उससे उत्पन्न ऊष्मा उदासीनीकरण ताप, एंथैल्पी या ताप कहलाता है, सीधा समझ लो। बहुआ सिंपल है। उदासीनी क्या, उदासीन जो होता है वो 7 होता है, उदासीन की बात करते हैं। उदासीन जो होता है वो 7 होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम हुआ, यानी कि कम जो हुआ, अगर 7 से कम हुआ हमारा अम्ल होता है। अगर 7 से अधिक की बात करते हैं, अधिक की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या होता है, क्षार होता है। ये बच्चा बार बार कॉल कर रहा है। अरे बाबा हम लाइव क्लास में हैं, थोड़ा देर बाद हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज कर दिए। चलो, चलिए मेरे यार, हम किसी को मतलब देखो, डांटते उस बच्चा को है जो बच्चा कहता है सर गारंटी है ना पास हो जाएंगे, गारंटी है ना पास हो जाएंगे ना। अरे बकलोल, पास हो जाएंगे नहीं पास होंगे, हम पास कराएंगे। पास करना आपको कि हमको? हमारा काम है पढ़ाना, हमारा पढ़ाया हुआ आएगा, आएगा आता ही है, क्योंकि बुक से बाहर पूछेगा ही नहीं। ये वो 2026 के बैच का बच्चा करा है, सर आप काम क्लास ले लेंगे पास हो। अरे बेहुदे, क्लास लेना है, पूरा बैच में पूरा पढ़ाएंगे, आप पास होइएगा कि नहीं होइएगा हम क्या पता। भाई पास होने का विश्वास तो 100% देंगे आप, ना के सवाल नहीं। जो बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा है, इसमें से कोई बच्चा नहीं होगा जो हमारा अभी जो वीडियो देख रहा होगा, इसमें से 9 के बराबर, भाई देखिए 2-3 हो अलग चीजें, 1-2 होगा अलग, 9 के बराबर मेरा बच्चा होगा इसमें पढ़ रहा होगा, जो हमसे पढ़ा हो ऑलरेडी, 2025 में एग्जाम दिया है ना,
इस जो ये लेक्चर देख रहा होगा उसमें से एक तो बच्चा ऐसा होगा, एक वो भी नहीं हो सकता, हमको नहीं लगता कि होगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, एक दो होगा जो मेरा स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से रहा होगा। अन्यथा जितना स्टूडेंट होगा जो अलग जगह पढ़ा होगा, हमसे नहीं पढ़ा होगा, इतना मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है 9 के बराबर फेल होता है, और फेल वो भी होता वही होता है जो पढ़ता नहीं है। और हम एक लिमिटेड क्वेश्चन देते हैं कि भाई इससे आएगा तो आएगा ही, और उसको बच्चा का अगर देख रहा होगा वीडियो तो उसको विश्वास होगा जो हम क्वेश्चन दिए थे उसमें से आया था कि ना, बताना जरा 80 हम 90 प्लस का दे रहे हैं, बताना अगर जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा, लेक्चर देख रहा होगा केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स का, तो भाई इतना परसेंट आया था कि नहीं, और नहीं आया था तो हमसे कॉल करना, हम तुमको कॉल पे मिलवा देंगे क्वेश्चन, तुम्हारे पास क्वेश्चन भी होगा अगर हमसे पढ़े होंगे तो, और साथ में तुम आप एग्जाम का क्वेश्चन भी होगा, और हम जो क्वेश्चन दिए तो वो भी क्वेश्चन होगा, हम मिलवा देंगे। 95% मैच किया गया था 2025 में, चेक कर लेना आप, हमको कॉल करके आपको लाइव हम चेक करवा देंगे, ठीक है। लेकिन हम उतना जाते हैं नहीं है, छोड़िए खत्म कीजिए। तो आप उदासीनीकरण ताप को परिभाषित करें तो देखना स्थिर ताप, तो ये डिफिनेशन नहीं, आप सीधा करना 1 ग्राम अम्ल को उदासीन बनाने के लिए जितना क्षार की आवश्यकता पड़ता है और उससे जो उत्पन्न उष्मा होता है, क्योंकि सिंपल है, अम्ल में जब क्षार निकालेंगे जैसे कि गर्म लोहा को पानी में डुबाएंगे तो भाप निकलेगा, उष्मा निकलेगा, उसी तरह से अम्ल को जब क्षार में मिलाएंगे तो उष्मा निकलेगा, उसी को हम क्या कहें, उदासीनीकरण ताप कहते हैं। ऐसे यह डिफिनेशन भी गलत नहीं है। स्थिर ताप एवं आयतन पर 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल या क्षार को पूर्णतः उदासीन करता है। क्या 1 ग्राम जो अम्ल या क्षार को पूर्णतः उदासीन करता है, तो जितना उससे भाप उष्मा जितना हीट निकलता है उसे उदासीनीकरण ताप कहते हैं। अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होता है क्यों? देखो बउआ, सिर्फ नाइट्रोजन की जो होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कार्बन की तुलना में कम क्यों होता है, इस पर बात करते हैं। सीधा समझना है, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको शायद ज्ञात करने आता ही होगा, क्योंकि 12th में पढ़ रहे हो तो 11th में भी पढ़ा दिया जाता है, 10th में भी पढ़ा दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। फुंड के नियम के अनुसार अर्धभारा कक्ष और पूर्ण भारा कक्ष अधिक अस्थायी होता है। याद रखना, जो अर्धभारा कक्ष होता है, अर्धभारा कक्ष और पूर्ण भारा कक्ष से अधिक अस्थायी होता है, यानी कि जो से अधिक अस्थायी होता है, से अधिक अस्थायी होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के डी कक्षक अर्धभरा है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होता है। यानी कि यहाँ पे ऐसे होगा कि देखो, फुंड के नियम के अनुसार क्या करता है कि अर्धभरा कक्ष और पूर्ण भरा कक्ष अधिक अस्थायी होता है, से अधिक अस्थायी होता है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के पी कक्षक अर्धभरा है। नाइट्रोजन के जो पी कक्षक होता है आधा भरा हुआ है, इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होता है। अब देख लो यहाँ पे डिफिनेशन कैसे लिखना, सीधा लिखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉनिक विनाश पर निर्भर करता है। फुंड के नियम के अनुसार अर्धभरा कक्ष और पूर्ण भरा कक्ष क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नाइट्रोजन के जो पी कक्षक है, पी ऑर्बिटल है, वो क्या है, अर्ध भरा हुआ है, इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कार्बन से कम है। अगले क्वेश्चन, ये सब पीडीएफ मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन, स्कंदन किसे कहते हैं, बहुत अच्छा सा है। किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। किसी भी कोलाइडी विलयन, अब कोलाइडी विलयन क्या है मैं पढ़ा चुका हूं बउआ, ठीक है। सीधा कहा किसी कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण में परिवर्तन या परिवर्तित होना, अवक्षेपण में परिवर्तित होना, किसी भी कोलाइडी विलयन को अगर अवक्षेप में परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसको हम स्कंदन कहते हैं। बहुत इजी तरीका से, बहुत प्यार दुलार से, आराम से, ठीक है। चलिए, आप लोग एक बार प्लीज शेयर करने के प्रयास जरूर कीजिएगा और मेरा जरूर इस आशा को पूरा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, झाग प्लावन विधि से, झाग प्लावन क्या कहा, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रित किया जाता है, उदाहरण दे। देखो, झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है बउआ, इस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो झाग प्लावन विधि क्या है और इस पर किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे। चलिए, और पहली बार शायद आप पढ़ रहे होंगे। तो झाग प्लावन विधि से वैसे धातु, झाग प्लावन विधि से वैसे धातु के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसके अयस्क कण
तेल द्वारा और अशुद्धियों जल द्वारा भीग जाए। ठीक है ना, झाग प्लावन विधि का उपयोग उसी के लिए करते हैं। देखो आप लोग के लिए डेट आ चुका है। जो बच्चा अभी तक मेरे प्यारे बच्चों कंपार्टमेंटल एग्जाम का डेट नहीं देखे, टाइम टेबल नहीं देखे हैं, टाइम टेबल आ चुका है, जो हम वीडियो भी बना चुके हैं, किस दिन आपका कब एग्जाम होगा पूरा डिटेल आ चुका है। तो आप लोग एक बार जरूर इस लेक्चर को देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हो, अगर वायरल क्वेश्चन आएगा ना कंपार्टमेंटल एग्जाम के तो टेलीग्राम पे ही आएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो तो याद रखना, झाग प्लावन विधि से वही अयस्कों का सांद्रण होता है जो अयस्क तेल और पानी में पूर्णतः भीग सकता है। तेल और पानी में भीगने वाला कोई ऐसा चीज होता है जो पानी में कितना भीगा होगा, भीगवे नहीं करेगा। कन्ना के पत्ता देखे होंगे, कन्ना आप जानते होंगे, कन्ना के पत्ता पानी रखोगे पानी भीगवे नहीं करेगा, उसको डुबाओगे पानी में रखोगे पानी छील के निकल जाएगा। उसी तरह से कहता है झाग प्लावन विधि वैसे धातु के लिए प्रयुक्त की जाती है जिसके अयस्क जो होता है क्या, तेल द्वारा और अशुद्धियों जल द्वारा भीग जाए। ठीक है ना, याद रखना, तेल द्वारा और यहाँ पे अशुद्धियां यहाँ पे जल द्वारा भीग जाए। ठीक है ना, अयस्क किससे भीगे, अयस्क जो है तेल में भीग जाए और जो अशुद्धि है वो जल में भीग जाए, तब अलग अलग कर दिया जाएगा, भीग जाए। जिससे क्या होता है, जिंक ब्लेड, यहाँ पे गैलेना पीबीएस, गैलेना, जिंक ब्लेड, कॉपर पेराइट आदि अयस्कों का सांद्रण इस विधि से कर सकते हैं। याद रखना बउआ, झाग प्लावन विधि से वैसे अयस्क को सांद्रण किया जाता है जिसके अयस्क तेल में भीग जाए और उसके अशुद्धि पानी में भीग जाए। जैसे कि हम जिंक प्लेट जेडीएनएस, यहाँ पे गैलेना पीबीएस और कॉपर पेराइट, यहाँ पे CuFeS2 होगा, आदि अयस्कों का सांद्रण फेनुत प्लावन विधि से कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों। एनिलीन दुर्बल आम भस्म है, उदाहरण व्याख्या करें। एनिलीन जो है दुर्बल भस्म होता है, ऐसा क्यों है, चलिए बात करते हैं इस पे थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं, एनिलीन क्या है, एलिफैक्टिक एमीन की तुलना में, याद रखना जो एनिलीन है एलिफैक्टिक एमीन की तुलना में दुर्बल भस्म होता है, क्योंकि बेंजीन जो होता है, बेंजीन देखो एनिलीन का जो सूत्र होता है समझना, एनिलीन का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये चीज आपको सबसे पहले, ये आपका हो जाता है बेंजीन का सूत्र, आपको पता है ये आपका बेंजीन है। बेंजीन में जब हम NH2 जोड़ते हैं, NH2, ये हमारा एनिलीन बन जाता है। याद रखना ये बेंजीन है, ये एमीन है, एमीन और बेंजीन जो मिला साथ में बॉन्ड बनाया उसको हम एनिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, एनिलीन कहेंगे। इसका नाम हो जाता है एनिलीन, एनिलीन हो जाता है ना, लीन, हाँ लीन, इसका नाम एनिलीन हो जाता है बउआ। सिंपल कहा है, एनिलीन जो है एलिफैक्टिक एमीन की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। एलिफैक्टिक एमीन, एमीन का उपयोग का, क्योंकि बेंजीन जो है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, यहाँ पे आकर्षक है। जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, किससे, एमीन से आकर्षक है, तथा अनुनाद के कारण यहाँ पे नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, NH3, NH2 क्या है, NH2 पे भाई नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पर उपस्थित अयुग्मित, यहाँ पे नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, बेंजीन रिंग की ओर खींचा जाता है। सिंपल समझिए, इस पर जो इलेक्ट्रॉन आपका है, यह इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ खींचता चल जाता है, और मतलब इधर खींचता है, क्योंकि सिंपल है, बेंजीन में आकर्षित करने का क्षमता होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का क्षमता है, और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर भागेगा, आकर्षित कौन कर रहा है, खींच कौन रहा है, बेंजीन। बेंजीन के पास बहुत ताकत है, खींचने का प्रयास कर रहा है, खींचता है, तो ये कहता है नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर खींचा जाता है, बेंजीन रिंग की तरफ खींच जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। और जो सिंपल है, नाइट्रोजन मतलब एमीन, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाता है, एनिलीन दुर्बल भस्म हो जाता है। तो क्या लिखोगे डिफिनेशन में बउआ, तो सिंपल लिखना, एनिलीन क्या है, एनिलीन जो है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हो, सीधा लिखो, एनिलीन दुर्बल भस्म होता है, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, और तथा अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग की ओर खींचे चला जाता है, यह आकर्षित होता है, और इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होता है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, इसलिए क्या है, आपका नाइट्रोजन कम भस्म होता है। ठीक है, सॉरी एनिलीन कम भस्म होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पारा नाइट्रोफिनॉल और पारा मिथाइल फिनॉल की अधिक अम्लीय क्यों होता है।
देखो पी मतलब पारा पढ़िएगा, तो पारा नाइट्रोफिनॉल और पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय कैसे है, क्यों है, चलिए बताते हैं। सिंपल याद रखना, पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि पारा नाइट्रोफिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह अधिक प्रभावी होता है। पारा नाइट्रोफिनॉल जो होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, लेकिन पारा मिथाइल फिनॉल इलेक्ट्रॉन का आकर्षित नहीं कर सकता है। और जिसमें आकर्षित करने की ज्यादा क्षमता होता है वो सिंपल है, ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि पारा नाइट्रोफिनॉल में इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के लिए बहुत अत्यधिक प्रभावी होता है। ठीक है, जबकि बात करते हैं पारा मिथाइल फिनॉल मिथॉक्सी समूह इलेक्ट्रॉन देने का ये देता है बेचारा, लेता नहीं, आकर्षित नहीं करता, देता है। ठीक है ना, देने के कमजोर प्रभाव होता है। इसीलिए क्या होगा भाई, सिंपल है, इसलिए क्या होगा, पारा नाइट्रोफिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। अगले क्वेश्चन देखा जाए, व्यंजन के नाइट्रेशन की विधि का वर्णन करें। व्यंजन का नाइट्रेशन की विधि क्या, चलिए बात करते हैं। व्यंजन को जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बेंजीन पर नाइट्रेशन होता है। सिंपल हुआ है, जब बेंजीन को हम लोग यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिसको हम लोग HNO3 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र यहाँ पे क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इसी को कहते हैं बेंजीन का नाइट्रीसीकरण। तो यहाँ पे देखो बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 यानी कि क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, और सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, जल बाहर निकल रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रीसीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, बेंजीन का नाइट्रोसीकरण कहते हैं इस विधि को। तो सिंपल है, जब बेंजीन की अभिक्रिया यहाँ पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पे बेंजीन का नाइट्रीसीकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है सल्फर यहाँ पे SF6 बनता है, जब बनता है पर HCl6 नहीं, क्यों। देखो भैया, सल्फर जो है, सिंपल कहा गया सल्फर SF6 बनता है लेकिन आपका HCl6 नहीं बनता है, क्यों, इसका रीजन बताइए। देखिए, फ्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण सल्फर फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर अस्थायी SF6 बनाता है। याद रखना, सल्फर में जो बात करते हैं फ्लोराइड की आकृति, देखो ये फ्लोराइड ये क्लोराइड है, फ्लोराइड क्लोराइड दोनों बेसिकली हाइड्रोजन का सदस्य है और सबका अपना अपना आकार होता है। ये सबसे ज्यादा प्रबल बॉन्ड बनाता है क्लोराइड, लेकिन फ्लोराइड प्रबल ऑक्सीकारक बनाता है। तो फ्लोराइड का साइड छोटा होने के कारण सल्फर फ्लोराइड के साथ क्या करता है, अभिक्रिया कर अस्थायी SF6 बनाता है। सल्फर का आकार छोटा होता है इसलिए क्या करता है वो फ्लोराइड का आकार छोटा है इसलिए सल्फर के साथ अभिक्रिया करके SF6 बनाता है, जबकि क्लोराइड का साइज बड़ा होता है। क्लोराइड का साइज बड़ा होता है लेकिन इसका बंधन मजबूत होता है, बड़ा होता है होने के कारण सल्फर क्लोराइड यहाँ पे सल्फर क्लोराइड नहीं बनाता है। तो डिफिनेशन में हुआ क्लियर है, क्लोराइड का आकार छोटा होता है इसलिए सल्फर फ्लोराइड बना लेता है, जबकि क्लोराइड का आकार बड़ा होता है इसलिए सल्फर क्लोराइड नहीं बना पाता है। सिंपल समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन है, VOD और COD में अंतर आप क्या समझते हैं। VOD जो होता है जल में यहाँ पे घुलित ऑक्सीजन की मिलीग्राम में वह मात्रा, VOD की बात कर रहे हैं, सिंपल कहा, जल में घुलित ऑक्सीजन की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पर विघटित करने के लिए आवश्यक है, VOD कहलाता है। थोड़ा सा डिफिनेशन अजीब है लेकिन अच्छा है। सीधा सिंपल कह रहा है कि जल में घुलित ऑक्सीजन की मिलीग्राम की वह मात्रा, जल में घुलनशील मिलीग्राम की वह मात्रा, मिलीग्राम की बात कर, मिलीग्राम की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ 5 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करने के लिए आवश्यक है, विघटित करने के लिए आवश्यक है, जिसे BOD कहते हैं। COD क्या है, यह जल में प्रदूषण के बहार को मापता है। COD जो है जल में उपस्थित प्रदूषण कितने हैं इसको मापता है, और यह जल में कार्बनिक पदार्थ के
ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन मात्रा को बराबर करता है। सिंपल है कि सीओडी जो करता है जल में उपस्थित प्रदूषण को मापन करता है और जल में कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के बराबर होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता, क्यों? देखो डाई एथिल ईथर की बात करते हो, सोडियम से अभिक्रिया ही नहीं करता। इसका रीजन क्या है, चलिए समझते हैं। डाई एथिल ईथर में ना तो कोई आयनिक क्रियाशील मूलक होता है और न ही अम्लीय, यहाँ पे क्या होता है, अम्लीय प्रोटॉन होता है। डाई एथिल ईथर में भाई ना तो आपको कोई आयनिक क्रिया होता है, क्रियाशील होता है, न इसमें अम्लीय प्रोटीन होता है। सोडियम आयन स्थिर विद्युत अभिक्रियाओं द्वारा अन्य आयनीकृत भारों पर सक्रियता दिखाता है, जबकि डाईइथिल ईथर एक क्या है, आप तटस्थ और निष्क्रिय यौगिक है जो सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता। आप समझिए, देखो सिंपल कहता है जो आपको यहाँ पर डाईइथिल ईथर है, ना तो इसमें कोई आयनिक क्रियाशील मूलक है, ना तो इसमें कोई भाई, ना ही इसमें कोई अम्लीय प्रोटीन है, ठीक है ना, न इसमें प्रोटॉन है, न अम्लीय प्रोटॉन है, न ये इसमें आयनिक क्रियाशील है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, न आयनिक क्रियाशील मूलक है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, ये सोडियम आयन स्थिर विद्युत अभिक्रियाओं द्वारा अन्य आयनीकृत भागों पर सक्रियता दिखाता है। अन्य इस पर सोडियम पर नहीं, इसके अलावा दूसरे पर क्या होता है, क्रियाशीलता दिखाता है। जबकि डाईइथिल ईथर क्या है, तटस्थ और निष्क्रिय यौगिक है। एक और चीज बता, डाईइथिल ईथर क्या है, तटस्थ और निष्क्रिय है। जिस तरह अक्रिय गैस होता है उसी तरह ये निष्क्रिय है, निष्क्रिय यौगिक है और ये सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। अगले क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन कहता है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे लिथियम बीसीसी रावा बनाती है, लिथियम बीसीसी रावा बनाती है। बीसीसी का मतलब हुआ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रीय एकक कोशिका, एकक इकाई से। तो लिथियम बीसीसी रावा बनाती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या की गणना करें, यदि लिथियम की इकाई सेल का किनारा 351 पिकोमीटर है। एक वैल्यू दे रखा है बउआ, सीधा इकाई सेल का वैल्यू आपको 351 पिकोमीटर। बीसीसी रावा में जो आर का वैल्यू होता है, ये मैंने आपको सिखा चुके हैं, फुल लेक्चर याद रखना। इसे निकालना आसान नहीं है बउआ, निकालना आसान नहीं होगा, बहुत झमेला होता है। और बीसीसी के लिए तो और ज्यादा है, बीसीसी के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि 8 कोना पर अवयवी कण होता है, साथ में बीच में कोना पर होता है भाई, बहुत ही कठिनाई है भाई, बहुत ज्यादा कठिन से निकलता है। आर का वैल्यू तो √3a/4 होता है, ठीक है ना। ए का वैल्यू पता है, सिंपल क्या करेंगे, √3/4, यहाँ पे √3/4 गुने क्या हो जाएगा, 351। अब सिंपल भाई इसका जो वैल्यू है √3/4 का वैल्यू इतना आएगा, सॉरी √3 का वैल्यू 1.73 गुने 351/4 आ जाएगा, ठीक है ना, सबका बटा 4। और जब इसमें गुना करेंगे और 4 से भाग देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 151.9 पिकोमीटर, इतना प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर है, न्यूमेरिकल है, आराम से बना लोगे। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पादन बनता है? अगर लैक्टोज के जल अपघटन कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। चलिए, आइए, लैक्टोज के जल अपघटन करेंगे तो लैक्टोज के जल अपघटन से डी ग्लूकोज और डी यहाँ पे ग्लैक्टोज का सममूलर मिश्रण प्राप्त होता है। जब लैक्टोज को जल अपघटन करेंगे तो याद रखना, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज का सममोल मिश्रण प्राप्त होता है, दोनों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। सबसे इजी क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन, डिटॉल का मुख्य संघटक क्या है? डिटॉल जो है उसका मुख्य संघटक क्या है, इस पर बात करते हैं। तो डिटॉल का मुख्य संगठन की बात करें, डिटॉल का मुख्य संगठन जो है क्लोरोऑक्सीनॉल, क्लोरोऑक्सीनॉल और यहाँ पे अल्फा
टर्पिनॉल है। याद रखना डिटॉल जो है वो देखो इतना इजी क्वेश्चन है एक लाइन का कि मुख्य संघटक कौन है, तो इसका मुख्य संघटक सिंपल है, क्लोरोऑक्सीनॉल और अल्फा टर्पिनॉल होता है बस। क्लोरोऑक्सीनॉल टर्पा अल्फा टर्पिनॉल होता है। अगले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, उदाहरण दे। नेटवर्क ठोस है क्या, उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कण सहसंयोजी बंधन द्वारा बंधे होता है। देखो नेटवर्क ठोस की बात करते हो, ऐसे ठोस जो सहसंयोजी बंधन द्वारा बंधे होते हैं, इस प्रकार के ठोस अति कठोर आप भंगुर होते हैं, काफी कठोर होता है। जैसे कि हीरा मान लेते हैं, हीरा अगर एक बार काटोगे ना भंगुर हो जाएगा। शीशा, सीधा अक्रिस्टलीय आता है, ठीक है ना। वहां पे काउंट ग्लास दिया है, काउंट दिया है शीशा। देखो शीशा कठोर तो है, लेकिन उसको तोड़ोगे तो इतना कठोर होता है कि वह टूटता नहीं और भंगुर चूर चूर हो जाता है। कठोर तो है, ठोस तो है, ठीक है। तो इस प्रकार के अवयवी, आप इस प्रकार से ठोस के अवयवी कण जो होता है सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। और इस प्रकार के ठोस जो होता है अति कठोर, काफी कठोर होता है, क्योंकि हीरा काफी कठोर होता है और भंगुर भी होता है। अगर इसको एक बार तोड़ने का प्रयास किया टूटेगा नहीं, वो भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, इसको गला नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा उच्च होता है। ये क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, इससे आपको विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हो, विद्युत रोधी होता है। उदाहरण के लिए हीरा, सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, ठीक है, ये सब क्या है, नेटवर्क ठोस के उदाहरण है। अगले क्वेश्चन है ओजोन के विरंजक गुण को बताइए। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होने के कारण ओजोन में विरंजक गुण भी विद्यमान होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का ही एक रूप है ओजोन। तो इसलिए ओजोन में ऑक्सीकरण होने के कारण ओजोन में क्या होता है, विरंजक गुण भी विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। ओजोन जो होता है रंगीन पदार्थ को ऑक्सीकृत कर रंगहीन पदार्थ में वहां पे क्या होता है, परिणत कर देता है। यानी कि ओजोन जो है, जो रंगीन पदार्थ है उसको रंगहीन में चेंज कर सकता है। उदाहरण के लिए यह नीला, पति आदि रंगों का गायब कर सकता है, ठीक है ना। नीला पीत रंग के गायब भी कर सकता है, किसको, ओजोन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है साबुन की शोधन, आप पे शोधन क्रिया का व्याख्या करें। जो साबुन की शोधन प्रक्रिया है उसकी व्याख्या करना है, बहुत अच्छा सा है। साबुन और डिटर्जेंट को जल में घोला जाता है। डिटर्जेंट जो मतलब पाउडर होता है एक प्रकार का, सर्फ जिसका कह सकते हैं। साबुन और डिटर्जेंट को जल में घोला जाता है, तो ये क्या, मिलेस का निर्माण करता है, मिलेस का निर्माण करता है। साबुन और डिटर्जेंट दो छोर होते हैं, क्या, दो छोर होता है। एक छोर आयनित होता है और जो जल प्रिय होता है। देखो भैया हर चीज के दो छोर होता है, ठीक है ना, दो छोर होता है। और दो छोर की बात करते हैं, दो छोर, जैसे कि साबुन है, साबुन के दो छोर होता है, उसमें दो छोर के दो प्यारा, एक तो आपका जो गंदा होता है, गंदगी प्यारा होता है, एक को जल प्यारा होता है। जो गंदगी प्यारा उसको गंदगी को निकाल देता है, जल प्यारा तो जल में वो झाग बना देता है। तो वही कहता है कि साबुन डिटर्जेंट क्या जल में घुलता है और जल में घुलनशील होता है, और ये मिल्स के निर्माण करता है, मिल्स का निर्माण करता है, ठीक है ना। साबुन और डिटर्जेंट के दो छोर होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। जैसे हर चीज का दो ध्रुव होता है, एक पहला छोर, एक पिछला छोर, आगे पीछे दो छोर होता है, ठीक है ना। एक छोर आयनित होता है, याद रखना। एक जो साबुन या डिटर्जेंट की बात करते हैं तो एक छोर उसका आयनित होता है, और दूसरा का छोर क्या होता है, प्रिय, जल को प्रिय होता है, उसको जल बहुत पसंद है इसलिए जल में घुलता है, जल प्रिय होता है। और दूसरा छोर क्या, अध्रुवीय होता है, जो क्या करता है, गंदगी, जो फैट, फैट जो होता है गंदगी पसंद होता है उसका। एक को जल पसंद है, एक को गंदगी पसंद है, जल और गंदगी पसंद है, दोनों का अपना अपना है, ठीक है ना। गंदगी पसंद है। कपड़े की सतह पर, कपड़े की सतह पर क्या है, चिपकी धूल तथा चिकनाई के कारण साबुन और डिटर्जेंट को घोल द्वारा गीले गीले हो जाते हैं। और जो कपड़े पर अगर धूल का अनुपस्थित है तो पहले वो गीला, पानी से गीला हो जाएगा। तो एक ध्रुव काम कर दिएगा, पहले का छोर उसको गीला कर दिया, दूसरा का छोर क्या, उसको अध्रुवीय है और उसको गंदगी पसंद है, गंदगी गंदगी को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या चिप, यहाँ पे क्या, चिपकी धूल और चिकनाई को कण साबुन और डिटर्जेंट के छोर जो है, छोर के घोल जो, सॉरी घोल, घोल द्वारा गीले हो जाते हैं। और मिल्सिक, यहाँ पे मिलेसो द्वारा, यानी कि मिल्सीकरण जो होता है, मिलेसो को बीच फंसाकर कपड़े से दूर कर लिया जाता है। एक बार इसको पढ़िएगा और अपने से आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन है, इसको और डीपली पढ़ाया जा सकता है लेकिन समय बहुत कम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, समप्राशरी घोल किसे कहते हैं।
समान ताप पर जब 2 विलयन का प्रासरण दाब समान होता है, जब समान टेम्परेचर पर जब 2 विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है तो उसे समप्रासरी घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम समप्रासरी घोल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक के एक एक उदाहरण दे। समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक क्या है? तो समांगी जो होता है जब अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होता है तो इसे हम समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। सिंबल समांगी उत्प्रेरक क्या है? जब अभिकारक, यहाँ पे अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण के लिए SO2 का यहाँ पे ऑक्सीकरण लेड कक्ष विधि से SO2 का ऑक्सीकरण समांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है। समांगी उत्प्रेरक सिंबल है जब अभिकारक उत्पाद एवं उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होता है। क्या कहा? अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरक, अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरक जब समान प्रावस्था में होता है तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। विषामांगी क्या है? तो एक सिंपल है जब उत्प्रेरक एवं अभिकारकों की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है, जब अभिकारक और उत्पादों की प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है तो इसे विषामांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए SO2 का ऑक्सीकरण PT की उपस्थिति में SO2, ये देखो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा क्योंकि अभी उतना भी आपको डिटेल जाना जरूरत नहीं है। आपको उतना ही नंबर चाहिए जिससे आप अच्छे नंबर कर पाओ, क्योंकि भाई अभी सीखने का समय तो नहीं है भाई, सिंपल बात है। अगर कंपार्टमेंटल दे रहे हो सोचे को सीख जाएंगे तो ये भूल जाओ भाई, सीख नहीं सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आप पास कर सकते हो अच्छे नंबर से, लेकिन आप इसकी डीपली जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला 100 नंबर क्वेश्चन है द्विक लवंग और जटिल लवंग में अंतर स्पष्ट करें। द्विक लवंग सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। जो द्विक लवंग होता है ये केवल ठोस अवस्था के लिए अपना अस्तित्व को बनाए रखता है, जबकि जटिल लवंग जो है ये क्या है? अपना अवस्था जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ये ठोस द्रव दोनों में अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है ना, जटिल लवंग। द्विक लवंग जो होता है यह केवल जो होता है अपने सिर्फ ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, केवल ठोस अवस्था में इसका अस्तित्व है, द्रव में जाएगा गायब हो जाएगा। लेकिन जटिल लवंग है ठोस द्रव दोनों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। द्विक लवंग जो है ये विलयन में अपना अस्तित्व खो देता है। जैसे विलयन जैसे जल में गया तो ये अपना अस्तित्व को खो देगा, लेकिन जब जटिल लवंग की बात करते हैं, जटिल लवंग क्या है? विलयन में अपना अस्तित्व को कायम रखता है, यानी कि जल में भी इसका अस्तित्व है और ठोस में भी अस्तित्व है, लेकिन आपको द्विक लवंग जल में अपना अस्तित्व को खो देता है। तो 100 क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग फटाफट, जो बच्चे अभी तक कोर्स नहीं लिए, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहला बात। ठीक है, केकेजी क्लासेस का यहाँ नंबर पे हुआ दिख रहा है, सबसे बढ़िया है, 150 रुपया लग रहा है, कोर्स ले लीजिए और 15 दिन का बेहतरीन, क्या डेट आ चुका है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। इसमें आपको PDF मिल जाएंगे, PDF प्लस क्लास दोनों मिलेंगे, 150 रुपए लगेंगे, 150 किसी भी सब्जेक्ट ले लो। अगर केवल बच्चा जो PDF लेना चाहता है PDF, उसके लिए आपको 99 रुपए लगेंगे। फटाफट कांटेक्ट कर लेना, मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको 1 साल समय बचाना है और 1500 रुपया जो फॉर्म भरने में पैसा लगा है उसको अगर बचाना है तो लेना, नहीं तो बस राम के नाम से जाना, एग्जाम देना, पास हो गए तो हो गए, नहीं तो जाओ 1 साल बर्बाद, खत्म। ठीक है, तो कांटेक्ट जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।